हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम लोग यूपीएससी सी सेट 2022 के मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ ए के क्वेश्चन नंबर 15 to 20 हम इसमें लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio of 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बोला गया है कि टोटल 3 किलोमीटर की रेस है। तो 3 किलोमीटर और यूनिट सेम करने के लिए हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। और हमें बोला गया है जो ये सर्कुलर पाथ है ये पूरा 300 मीटर का है। जो इसका पेरीमीटर है वो हमें 300 मीटर दिया हुआ है। तो टोटल कितने राउंड्स इस सर्कल के लगने वाले हैं 3 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए 3000 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 10 राउंड पूरे लगने वाले हैं इस सर्कल के। दोनों एक एक्स एंड वाई मिलके 10 राउंड इस सर्कल के लगाने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अब हमें इनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो एक्स और वाई तो 3:2 इन दोनों की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एक्स और वाई, तो जिस टाइम पे वाई एक सर्कल अपना कंप्लीट करेगा, एक्स ऑलरेडी एक सर्कल कंप्लीट करके आधा सर्कल और कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब एक्स वाई जितने में 2 टाइम्स करेगा एक्स उतने में 3 टाइम्स कर लेगा। ये हमें बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 10 राउंड्स होने वाले हैं, 10 सर्कल्स होने वाले हैं। तो x जितने टाइम में 3 सर्कल्स करेगा y के 2 ही कंप्लीट हुए होंगे, फिर x के 6 हुए होंगे, y के 4 हुए होंगे, और फिर x के 9 हुए होंगे और y के 6 हुए होंगे। तो अब अगर हम देखें इसके बाद तो नहीं होगा क्योंकि टोटल 10 ही सर्कल्स करने हैं। तो 9 ऑलरेडी हो गए हैं तो इसके बाद 12 होंगे, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ हमें 9 तक ही हम देखेंगे। तो इतने में आप देखेंगे तो 3 बार ये लोग एक मिल चुके हैं। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा। एक दूसरे को ये लोग 3 बार क्रॉस कर लेंगे इतने टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कोड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represents Lucknow? ठीक है, तो अब अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो A B C D E F G H I J K L M यहाँ तक हाफ अल्फ़ाबेट हम लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद की जो होगी उसे रिवर्स ऑर्डर में इसके नीचे ही लिखना होगा। तो हम पता कर सकते हैं कि किसका रिवर्स ऑर्डर में कौन सा होने वाला है। तो ये हो जाएगा N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो A की जगह पर Z आना चाहिए, B की जगह पर Y आना चाहिए, M की जगह पर N आना चाहिए, L की जगह पर O आना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे रिवर्स ऑर्डर में होने वाले हैं। अब हमें लखनऊ का रिवर्स ऑर्डर पूछा हुआ है। तो L की जगह पर O आ जाएगा, तो सब में O दिया हुआ है तो इससे हम कुछ नहीं पता कर सकते। U की जगह पर हमें क्या मिलना चाहिए, U की जगह पर हमें मिलेगा F। तो नेक्स्ट हमारा F होना चाहिए। अब इन दोनों में O G दिया हुआ है तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। O F से हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बचेंगे C और D। इनमें O F है नेक्स्ट। अब हम आगे का अगर देखेंगे तो XPML तो ये पूरा सेम है। लास्ट बस हमें चेक करना है कि E होगा या D होगा। तो W की जगह पर देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो W की जगह पर D आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी D हो जाएगा। W की जगह पर D आ जाएगा। तो जब भी इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में बात की जाए तो यही करना होगा कि उसे फर्स्ट पहले A to M लिख देना होगा और फिर उसे नीचे उस रिवर्स करके रिवर्स ऑर्डर उसका लिख देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हमें बोला गया है कि एक टूर्नामेंट है चेस का जिसमें 150 एंट्रेंट्स थे। अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेन एवर ही लूजेज अ मैच। इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और ड्रॉ। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। ठीक है, तो अब टोटल 150 प्लेयर्स हैं। अब इन 150 में से विनर एक ही होने वाला है। तो बाकी के जो 149 होंगे वो सारे ही एलिमिनेट हुए होंगे। अब ये जो नॉक ऑफ टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, इसमें ये होता है कि
जो जो प्लेयर लूज करता जाता है, हारता जाता है, वो आउट होता जाता है। तो 149 प्लेयर्स को एलिमिनेट करके करने के लिए हमें 149 मैचेस ही खेलने होंगे, तभी वो उतने प्लेयर्स एलिमिनेट हो पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर n प्लेयर्स दिए हुए होते हैं और नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, और टूर्नामेंट में नंबर ऑफ गेम्स पूछा जाता है, तो n-1 उसका नंबर ऑफ गेम्स होता है। तो यहाँ पर हम 150 में से 1 माइनस करेंगे तो 149 हमें मिलने वाला है। तो सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 149 प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए 149 गेम्स खेलने होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो सबसे पहले तो 1 to 9 में देख लेते हैं ऑड डिजिट्स कौन कौन सी हैं। तो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये सारी ऑड डिजिट्स हैं। इन सबको मिलाकर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना होगा। अब क्या बोला गया है हमें, अब ये बोला गया है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब क्या, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि यूनिट डिजिट जो होती है वहाँ पर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब 0 तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लेंगे कि जो यूनिट डिजिट होगी वहाँ पर 5 होगा। तो जो 3 डिजिट नंबर हमें मिलने वाला है वहाँ पर यूनिट डिजिट पे हमें 5 होना चाहिए, ये हमें पता है। ठीक है, तो बचे क्या क्या, 1, 3, 7 एंड 9। तो अब 1, 3 और 7, 9 को हमें इन दो जगह पर प्लेस करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, 1, 3 कर सकते हैं, या 1, 7 कर सकते हैं, या 1, 9 कर सकते हैं। उसके बाद 3, 1 कर सकते हैं, 3, 7 कर सकते हैं, या 3, 9 कर सकते हैं। तो अब इन सबको हमें इंटरचेंज करते हुए लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमने 1 को फर्स्ट नंबर पे ले लिया, फिर 3 को फर्स्ट नंबर पे ले लिया, अब 7 को फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं। तो 7, 1, 5 हो सकता है, या 7, 3, 5 हो सकता है, या 7, 9, 5 हो सकता है। अब 9 को ले लेंगे तो 9, 1, 5 हो सकता है, या 9, 3, 5 हो सकता है, या 9, 7, 5 हो सकता है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ये कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कितने नंबर्स ऐसे बने हैं। तो ये 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो बी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 12 ऐसे नंबर्स होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम इसे और इजी वे में देखना चाहें तो कैसे हो सकता है, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू देखना चाहेंगे तो ये 2 प्लेसेस हैं हमारे पास, और ये 3rd प्लेस पर 5 होने वाला है। तो ये 2 प्लेस के लिए कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ रिपीटेशन नहीं हो सकता, तो बाकी के 3 ही हो सकते हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी अगर हम करके देखेंगे तो 12 इसका आंसर इस तरह से यहाँ आ जाएगा। 4 × 3 कर देंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है तो यहाँ के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हमारे पास बचेंगे। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2021 वाले में भी लिया था। तो इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन होता है और ये देखना होता है फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इज x एन इंटीजर, क्या x एक इंटीजर है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो x/3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 1/3 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, 4/3 हो सकती है, 5/3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंटीजर नहीं है। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि x की वैल्यू क्या होगी। x के बारे में इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो जैसे जैसे x/3 की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, x की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में हमें बोला गया 3x इज एन इंटीजर। अब 3x इंटीजर है, तो अगर x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू को ही हम 1/3 माने तो 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इंटीजर में। लेकिन इससे x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 1/3 हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो ये नहीं पता चल रहा, या फिर 1 भी हो सकती है, या 4/3 भी हो सकती है। तो अब ये नहीं पता चल रहा कि x इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से दोनों में ही x के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो डी इसका आंसर यहाँ पर होगा। हम दोनों में से ही नहीं बता सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम 2021 वाले में देख चुके हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 1-2 चीज़ें डिक्रीज इंक्रीज में डिफरेंस किया गया है, तो वो बिल्कुल सेम है। अब ये यहाँ पर देखते हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%।
तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया हुआ है और ऑप्शंस में भी परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जब इस तरह से होता है तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो इनिशियल प्राइस थी उस आइटम की वो 100 ही थी। तो 100 से लेने में क्या होगा कि परसेंटेज में हमें ईजी पड़ेगा। अब इस 100 में 25% इंक्रीज करा गया है सबसे पहले। तो 100 का जब 25 करेंगे हम, 25% जब 100 का निकालेंगे तो 25 ही होने वाला है। तो ये इंक्रीज हो जाएगा हमारा 125, 100 + 25 125। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें 125 का 20% डिक्रीज कर दिया गया है। तो जब 125 का 20% निकालेंगे तो इस तरह से उसे डिवाइडेड बाय 100 करके लिखना होगा हमें। 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 125 का 20% हमें मिला है 25 ही। तो यहाँ पे हम 125 माइनस 25 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 100। तो अब 100 वापस से इसकी प्राइस 100 हो गई है। अब इसमें अगेन 10% इंक्रीज कर दिया गया है, प्लस 10% कर दिया गया है इसमें वापस से। तो 100 में जब 10% करेंगे, ऐड करेंगे तो 110 हमें मिल जाएगा। तो अब हमें रिजल्टेंट इंक्रीज पूछा है कि फाइनल रिजल्टेंट इंक्रीज। तो इस 110 में से 100 माइनस करेंगे तो 10 हमें मिलेगा। तो 10% इसका रिजल्टेंट इंक्रीज होगा। तो बी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। रिजल्टेंट इंक्रीज फाइनली इसका 10% होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पूरा सेशन भी यूज़फुल लगा होगा। और लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।